बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का ऑर्डर 2 और ऑर्डर 2 में रूल 1 और रूल 2 को। तो दरअसल ऑर्डर 2 में 7 रूल्स दिए गए हैं और ऑर्डर 2 डील करता है फ्रेम ऑफ सूट से। यानी कि फ्रेम ऑफ सूट का मतलब ये है कि किसी भी मुकदमे को कैसा फ्रेम किया जाएगा, किसी भी मुकदमे में कौन सी बातें लिखना ज़रूरी है। तो रूल 1 और रूल 2 में पार्टीज़ को कुछ डायरेक्शंस दिए गए हैं और उन डायरेक्शंस को फॉलो करना मैंडेटरी है। अगर किसी पार्टी ने फॉर एग्जांपल प्लेंटिफ या डिफेंडेंट ने रूल 1 की वायलेशन की है तो इस सिचुएशन में उस पार्टी को सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 4 कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा के तहत उसे पेनलाइज किया गया है। और अगर प्लेंटिफ ने ऑर्डर 2 रूल 2 की वायलेशन की है तो उस सिचुएशन में उस प्लेंटिफ को सेक्शन 12 बार टू फर्दर सूट के तहत पेनलाइज किया गया है। तो रूल 1 में जनरली बताया गया है कि किसी भी मुकदमे को कैसा फ्रेम करना चाहिए, कि कोई भी मुकदमा कैसा फ्रेम होगा। तो रूल 1 जो है वो एप्लीकेबल है बोथ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट पर, दोनों पर एप्लीकेबल है। रूल 1 में बताया गया है एवरी सूट शेल एज फार एज प्रैक्टिकेबल बी फ्रेम सो एज टू अफोर्ड ग्राउंड फॉर फाइनल डिसीजन अपॉन द सब्जेक्ट इन डिस्प्यूट। यानी कि हर एक मुकदमे को जहां तक प्रैक्टिकेबल है, जहां तक मुमकिन है, इस तरह फ्रेम करना है कि सब्जेक्ट इन डिस्प्यूट पर कोर्ट को फाइनल डिसीजन देने के लिए जो भी ग्राउंड्स रिक्वायर्ड हैं उन तमाम ग्राउंड्स को उसी मुकदमे में इंक्लूड करना ज़रूरी है। एंड टू प्रिवेंट फर्दर लिटिगेशन कंसर्निंग देम, ताकि पार्टीज के बीच में सेम कॉज ऑफ एक्शन पर फर्दर लिटिगेशन को प्रिवेंट किया जा सके, फर्दर लिटिगेशन को अवॉइड किया जा सके। तो यहां पर प्लेंटिफ को डायरेक्ट किया गया है, फॉर एग्जांपल प्लेंटिफ को अगर किसी पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन के अगेंस्ट जो भी रिलीफ क्लेम करना है, प्लेंटिफ को चाहिए कि वो एक ही मुकदमे में वो तमाम के तमाम रिलीफ्स क्लेम कर दें। अगर डिफेंडेंट के पास कोई ग्राउंड मौजूद है और उस ग्राउंड के बेसिस पर वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है या वो अपने आप को जो है या वो उन ग्राउंड्स के बेसिस पर उस मुकदमे को जीत सकता है, तो डिफेंडेंट को चाहिए कि वो उन तमाम ग्राउंड्स को एक ही मुकदमे में, उसी मुकदमे में इंक्लूड कर दें, ताकि कोर्ट जो है उनके बीच में फाइनल डिसीजन दे दे। एक पॉइंट को मैंने इंक्लूड किया है आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आप लोगों को रूल 1 जो है वो क्लियरली समझ में आ जाए। द पर्पस ऑफ दिस रूल इज दैट ऑल मैटर्स इन डिस्प्यूट बिटवीन द सेम पार्टीज रिलेटिंग टू द सेम ट्रांजैक्शन शुड बी डिस्पोज ऑफ इन द सेम सूट। इट मींस दैट इफ देयर इज अ सेम ट्रांजैक्शन एंड देयर आर डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेम पार्टीज, देन ऑल दोज डिस्प्यूट्स शुड बी डिस्पोज ऑफ इन वन सूट। इन द सेम सूट मींस इन वन सूट, यानी कि अगर बहुत सारे डिस्प्यूट्स है पार्टीज के दरमियान, तो उन तमाम डिस्प्यूट्स को जो है, और वो जो डिस्प्यूट्स है वो सेम ट्रांजैक्शन से अराइज हो रहे हैं, तो उन तमाम डिस्प्यूट को एक ही मुकदमे में सॉल्व किए जाने चाहिए। यानी कि एक ही मुकदमे में उनको एडजुडिकेट करना ज़रूरी है ताकि फर्दर लिटिगेशन को रोका जाए। तो ऑर्डर 2 का जो मेन मकसद है वो ये है कि पार्टीज के दरमियान सेम कॉज ऑफ एक्शन पर फर्दर लिटिगेशन को रोका जाए। रूल 2 डील करता है सूट टू इंक्लूड द होल क्लेम, यानी कि अगर प्लेंटिफ को किसी पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन के अगेंस्ट जितने भी रिलीफ क्लेम करने हैं, तो प्लेंटिफ को चाहिए कि वो एक ही सूट में, एक ही मुकदमे में उन तमाम रिलीफ्स को क्लेम कर दें। रूल 2 का सब रूल 1 डील करता है एवरी सूट शेल इंक्लूड द होल ऑफ द क्लेम विच द प्लेंटिफ इज इंटाइटल्ड टू मेक इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन। यानी कि अगर प्लेंटिफ किसी पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन के अगेंस्ट इंटाइटल्ड है जितने भी रिलीफ्स को क्लेम करने का, तो प्लेंटिफ जो है उन तमाम रिलीफ्स को एक ही सूट में, एक ही मुकदमे में क्लेम करेगा। But a plaintiff may relinquish any portion of his claim in order to bring the suit within the jurisdiction of any court। यानी कि अगर प्लेंटिफ ने अपने क्लेम का किसी पोर्शन को रिलिंक्विश कर दिया ताकि उसका जो मुकदमा है वो किसी पर्टिकुलर कॉज, किसी पर्टिकुलर कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आ जाए, तो प्लेंटिफ को यहाँ पर राइट दिया गया है कि प्लेंटिफ अपने किसी क्लेम का किसी भी पोर्शन को ओमिट या उसको रिलिंक्विश कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कराची की बात करूं तो कराची में फर्स्ट क्लास सिविल जज की जो पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन है वो 1.5 करोड़ तक है। अब ये मुझे जो है किसी शख्स से 1 करोड़ 60 लाख रुपए रिकवर करने हैं, मगर मैं चाहता हूं कि मेरा ये मुकदमा सिविल कोर्ट में चले। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने क्लेम का कुछ पोर्शन जो है वो इंटेंशनली रिलिंक्विश कर दिया। यानी कि मैंने क्या किया कि मैंने उस शख्स के ख़िलाफ़ क्लेम किया कि मुझे इस शख्स से 1.5 करोड़ रुपए रिकवर करने हैं, ताकि मेरा मुकदमा जो है वो सिविल कोर्ट में चल सके, सिविल कोर्ट में उसकी प्रोसीडिंग हो सके। ठीक है।
अब सब रूल 2 में बताया गया है कि जो पोर्शन प्लेंटिफ ने इंटेंशनली रिलिंक्विश किया है या उसने ओमिट किया है, तो उसके हवाले से सब रूल 2 में बताया गया है वेयर अ प्लेंटिफ ओमिट्स टू सू इन रिस्पेक्ट ऑफ और इंटेंशनली रिलिंक्विशेस एनी पोर्शन ऑफ हिज क्लेम, यानी कि जहां पर प्लेंटिफ ने अपने क्लेम के किसी पोर्शन को ओमिट किया है या उसको इंटेंशनली, फॉर एग्जाम्पल वो भूल गया है, ठीक है, ओमिट मींस वो भूल गया है या उसने इंटेंशनली उसको रिलिंक्विश कर दिया है, ही शैल नॉट आफ्टरवर्ड सू इन रिस्पेक्ट ऑफ द पोर्शन सो ओमिटेड और रिलिंक्विश, तो वो उस पोर्शन को रिकवर करने के लिए सब्सिक्वेंट सूट फाइल नहीं कर सकता। अब अगर मुझे बाद में लगता है कि भाई मुझे वो 10 लाख रुपए भी उस डिफेंडेंट से रिकवर करने हैं, तो मुझे बार्ड कर दिया गया है कि मैं सब्सिक्वेंट सूट उस डिफेंडेंट के अगेंस्ट फाइल नहीं कर सकता। तो ये जो सब रूल 2 है ये बेस करता है दो इम्पोर्टेंट मैगजीम पर, उन मैगजीम को जो है इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ओमिशन टू सू फॉर वन ऑफ सिवरल रिलीफ्स, यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन के अगेंस्ट प्लेंटिफ को बहुत सारे रिलीफ्स क्लेम करने हैं और उसने उन रिलीफ्स में से कुछ रिलीफ को ओमिट कर दिया गया है, तो उस सिचुएशन के बारे में सब रूल 3 में बताया गया है अ पर्सन इंटाइटल्ड टू मोर देन वन रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस सेम कॉज ऑफ एक्शन, यानी कि जहां पर एक शख्स सेम कॉज ऑफ एक्शन अगेंस्ट अ पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन एक से ज़्यादा रिलीफ क्लेम कर सकता है। मैं सू फॉर ऑल, तो वो उन तमाम रिलीफ्स के लिए उस डिफेंडेंट के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है और एनी ऑफ सच रिलीफ्स बट, या उन रिलीफ्स में से कुछ रिलीफ्स के लिए भी वो डिफेंडेंट के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है। यहाँ पर वो सारे रिलीफ्स भी क्लेम कर सकता है या उन रिलीफ्स में से कुछ रिलीफ्स के अगेंस्ट भी वो सूट फाइल कर सकता है, मगर आगे क्लियर किया गया है बट इफ ही ओमिट्स एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट टू सू फॉर ऑल सच रिलीफ, यानी कि अगर उसने ओमिट कर दिया कि जितने रिलीफ उसको चाहिए उन तमाम रिलीफ्स को उसने एक ही मुकदमे में उस डिफेंडेंट के अगेंस्ट क्लेम नहीं किया एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, यानी कि उसने कोर्ट से परमिशन भी नहीं ली। अगर उसने कोर्ट से परमिशन ले ली और कोर्ट ने उसे इजाज़त दे दी कि फॉर एग्जाम्पल किसी पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन के अगेंस्ट प्लेंटिफ एंटाइटल्ड है 3 रिलीफ्स का या 4 रिलीफ्स का, अब उसने कोर्ट से इजाज़त ली कि मैं इस मुकदमे में रिलीफ 1, 2 और 3 को क्लेम करना चाहता हूं, आप मुझे इजाज़त दें कि मैं रिलीफ 4 के लिए सब्सिक्वेंट सूट फाइल कर दूं, और अगर कोर्ट ने इजाज़त दे दी तो उस सिचुएशन में वो सब्सिक्वेंट सूट फाइल कर सकता है। मगर अगर उसने कोर्ट से इजाज़त नहीं ली और उसने रिलिंक्विश कर दिया रिलीफ नंबर 4 को, उसको ओमिट कर दिया, देन ही शैल नॉट आफ्टरवर्ड सूट फॉर एनी रिलीफ सो ओमिटेड, तो फिर वो रिलीफ नंबर 4 के लिए सब्सिक्वेंट सूट फाइल नहीं कर सकता। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन को समझना इंपॉर्टेंट है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल एन ऑब्लिगेशन एंड अ कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर इट्स परफॉर्मेंस एंड सक्सेसिव क्लेम्स अराइजिंग अंडर द सेम ऑब्लिगेशन शैल बी डीम रिस्पेक्टिवली टू कॉन्स्टिट्यूट बट वन कॉज ऑफ एक्शन, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट फॉर एग्जांपल बी जो है वो एक बिल्डर है, ठीक है, और ए ने उससे कहा कि भाई मुझे इस तरह का घर बनवाना है आपसे, और बी ने उससे कहा कि भाई ठीक है मैं बना के दे दूंगा। उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और मिस्टर ए ने मिस्टर बी को फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपए दे दिए। अब बी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट कर दिया, तो यहाँ पर मिस्टर ए जो है वो 2 क्लेम्स कर सकता है, 2 रिलीफ मांग सकता है। पहला रिलीफ कौन सा कि उसने कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट किया है, ब्रीच किया है, उसके अगेंस्ट जो है वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। उसके अगेंस्ट वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है और साथ में जो मिस्टर ए ने बी को 50 लाख रुपए दिए हैं उनको वापस रिकवर कर सकता है, मगर कॉज ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए। और सक्सेसिव क्लेम्स का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल जो बेयर एक्ट में जो इलस्ट्रेशन दी गई है कि फॉर एग्जांपल लैंडलॉर्ड ने टेनेंट के खिलाफ सूट फाइल किया फॉर द रिकवरी ऑफ रेंट्स। अब यहाँ पर जो रेंट्स है फॉर एग्जांपल वो 2017, 18, 19 और 20 का टेनेंट ने लैंडलॉर्ड को रेंट्स नहीं दिए। अब हुआ ये कि लैंडलॉर्ड ने सूट फाइल किया टेनेंट के ख़िलाफ़ और उसमें क्लेम किया 2016 का, 17 का और 18 का,
और 19 का जो है उसने क्लेम नहीं किया, तो उसको बाद में 2019 का जो रेंट है उसको रिकवर करने के लिए वो सब्सिक्वेंट सूट फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन सेम है। टू इंपॉर्टेंट मैगजीम, अभी मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीम है दो, उनको डिस्कस करना लाजमी है। रूल 2 इज बेस्ड ऑन टू इंपॉर्टेंट मैगजीम, नीमो डेबिट बेक्स वेक्सेरी प्रो यूना एट एडम कोजा। इट मीन्स दैट नो पर्सन शेल बी वेक्स्ड और सूड फॉर मोर देन वंस फॉर द सेम कॉज, यानी कि आप किसी को सेम कॉज ऑफ एक्शन के अगेंस्ट 2 दफ़ा उस पर मुकदमा नहीं कर सकते, उसको 2 दफ़ा जो है आप परेशान नहीं कर सकते। Interest Republica ut sit finis litium. It means that the state has an interest that there should be an end to litigation, यानी कि रियासत का ये इंटरेस्ट है हर एक मुकदमे में कि हर एक मुकदमे का एंड होना चाहिए, उसका एहतताम होना चाहिए। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने 10 लाख रुपए जो है वो इंटेंशनली रिलिंक्विश कर दिया है और अब मैं दोबारा सूट फाइल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर जो है वो उस डिफेंडेंट को मैं सेम कॉज ऑफ एक्शन के लिए 2 दफ़ा परेशान कर रहा हूँ, उसको 2 दफ़ा मैं हरेस कर रहा हूँ, उसको 2 दफ़ा मैं उसके ख़िलाफ़ मैं 2 दफ़ा जो है वो मुकदमा इंस्टीट्यूट करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से फिर वो मुकदमों का जो है लाइन लग जाएगा, कोर्ट पर जो है अननेसेसरी बर्डन जो है वो रहेगा हर मतलब कि किसी भी टाइम जो है कोर्ट पर अननेसेसरी बर्डन आ सकता है। अब सब्सिक्वेंट सूट फाइल अगर इजाज़त दे दी गई कि फॉर एग्जांपल सब्सिक्वेंट सूट भी फाइल किया जा सकता है, तो प्लेंटिफ जो है वो क्या करेगा, अपने क्लेम को हिस्सों में तकसीम करेगा और हर एक हिस्से के लिए वो अलग सूट फाइल करेगा। अब डेफिनेटली कॉज ऑफ एक्शन सेम है, तो डिफेंडेंट को दरअसल हरेस किया जा रहा है, डिफेंडेंट को दरअसल परेशान किया जा रहा है। तो डिफेंडेंट को परेशानी से रोकने के लिए और जो बर्डन को ख़त्म करने के लिए, कोर्ट से बर्डन को ख़त्म करने के लिए रूल 2 को इनकॉर्पोरेट किया गया है। रूल 2 प्रिवेंट अ पार्टी फ्रॉम स्प्लिटिंग अप ऑफ द क्लेम इनटू पार्ट्स एंड ब्रिंग सेपरेट सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच पार्ट, यानी कि रूल 2 आपको प्रिवेंट करती है, प्लेंटिफ को प्रिवेंट करती है कि वो अपने क्लेम को हिस्सों में तकसीम ना करे और फिर हर एक हिस्से के लिए वो अलग सूट फाइल ना करे। ठीक है, सेम कॉज ऑफ एक्शन के अगेंस्ट जो भी उसको क्लेम करना है वो एक ही सूट में क्लेम कर दें। Its object of the rule 2 is to prevent multiplicity of proceeding, यानी कि रूल 2 जो है वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग को रोकता है। Rule 2 is only applicable when the former and subsequent suit is based on the same cause of action. Rule 2 तब ही applicable होगा कि former और subsequent suit जो है वो same cause of action के against फाइल किया गया है, same cause of action पर वो dependent है between the same parties और parties भी same है, and the court in which the former suit was instituted had the jurisdiction to entertain and adjudicate the claim omitted, यानी कि जिस कोर्ट में फॉर्मर सूट इंस्टीट्यूट किया गया था उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन थी और वो कोर्ट जो है वो कंपेटेंट था कि जिस क्लेम को प्लेंटिफ ने ओमिट किया था उस क्लेम को एंटरटेन करने के लिए फॉर्मर कोर्ट कंपेटेंट था, यानी कि जिस क्लेम को उसने ओमिट किया है उस क्लेम को ग्रांट करने के लिए फॉर्मर कोर्ट कंपेटेंट था, तब ही हमारा जो रूल 2 है वो एप्लीकेबल होगा। ओमिशन और रिलिंक्विशमेंट ऑफ क्लेम, वेयर अ पार्टी इज प्रिवेंटेड बाय फ्रॉड फ्रॉम प्रेजेंटिंग अ क्लेम, अ सब्सिक्वेंट सूट फॉर क्लेम सो ओमिटेड विल नॉट बी बार्ड। अगर पार्टी फॉर एग्जांपल डिफेंडेंट ने फ्रॉड के जरिए से प्लेंटिफ को रोका कि आप ये पर्टिकुलर क्लेम ना करें, ठीक है, तो प्लेंटिफ को फिर बार्ड नहीं किया जाएगा कि वो सब्सिक्वेंट सूट फाइल ना करे उस पर्टिकुलर क्लेम को रिकवर करने के लिए। ठीक है, उस पर्टिकुलर क्लेम के लिए फिर प्लेंटिफ जो है वो सब्सिक्वेंट सूट फाइल कर सकता है। अगर डिफेंडेंट ने उसको फ्रॉड करके रोका था तो intentional relinquishment of claim is permissible, but the party cannot subsequently sue for a claim so relinquished,
यानी कि रिलिंक्विशमेंट जो है वो परमिसिबल है, आप किसी भी क्लेम का कोई भी पोर्शन जो है वो आप रिलिंक्विश कर सकते हैं, मगर आपने एक दफ़ा अगर रिलिंक्विश कर दिया फिर आप उसके लिए फर्दर सूट फाइल नहीं कर सकते। अ पार्टी कैन आल्सो रिलिंक्विश अ क्लेम इन अपील, पार्टी जो है वो किसी भी क्लेम को अपील में भी रिलिंक्विश कर सकती है, इजाज़त है। ये जो पॉइंट्स है ये असल में मैं जजमेंट से एब्स्ट्रैक्ट करता हूँ, तो पॉइंट्स जो है ये वैलिड पॉइंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम में या इंटरव्यू में जो है वो आप इन पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं, इन पॉइंट्स को आप डिस्कस कर सकते हैं। ओमिशन टू सू फॉर अ क्लेम इंक्लूड्स बोथ डिलिबरेट ओमिशन एज वेल एज एक्सीडेंटल ओमिशन, यानी कि ओमिशन जो है उसमें दोनों इंक्लूड है। आपने डिलिबरेटली जानबूझकर किसी क्लेम को ओमिट कर दिया है या किसी क्लेम के किसी पोर्शन को ओमिट कर दिया है, या आपने जो है एक्सीडेंटली यानी कि फॉर एग्जांपल आप भूल गए, दोनों इंक्लूडेड हैं। यानी कि अगर प्लेंटिफ जो है वो सब्सिक्वेंट सूट फाइल करना चाहता है और कोर्ट को बोले कि मैं भूल गया था, मुझे एक्सीडेंटली मैंने ओमिट कर दिया था, तो उस सिचुएशन में भी प्लेंटिफ जो है वो सब्सिक्वेंट सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता। सूट्स ऑन विच रूल 2 इज नॉट एप्लीकेबल, a dismissal of a suit for specific performance is no bar to a subsequent suit to recover earnest money. फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए ने बी से कहा कि मैं आपको अपना घर बेच दूंगा, बी ने क्या किया, बी ने फॉर एग्जाम्पल अर्नेस्ट मनी दे दी, 50,000 रुपये जो है ए को दे दिया। अब ए ने क्या किया, उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर लिया, ठीक है। बी ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल किया कि भाई बी को कंपेल किया जाए ताकि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करें। अब कोर्ट ने कहा कि भाई किसी भी रीज़न की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, फॉर एग्जांपल किसी भी रीज़न की वजह से, तो यहाँ पर बी जो है उसको नहीं रोका जाएगा कि वो अर्नेस्ट मनी के लिए सब्सिक्वेंट सूट फाइल करे, यानी कि वो सब्सिक्वेंट सूट फाइल कर सकता है अपने अर्नेस्ट मनी को रिकवर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन जो है वो अलग अलग हैं। अ सूट फॉर मेंसने प्रॉफिट आफ्टर अ सूट फॉर पोजेशन, यानी कि फॉर एग्जांपल एक दफ़ा प्लेंटिफ ने क्या किया कि पोजेशन के लिए सूट फाइल किया और उसे पोजेशन दे दी गई। अब प्लेंटिफ जो है वो मेंसने प्रॉफिट के लिए सूट फाइल करना चाहता है तो वो कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन अलग अलग हैं। एक कॉज ऑफ एक्शन उस टाइम अराइज हुआ, उस दिन अराइज हुआ जिस दिन प्लेंटिफ को उस प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस किया गया। अब उस प्रॉपर्टी से जो अर्निंग हुई है, यानी कि जो ट्रेसपासर था उसने उस प्रॉपर्टी से जो प्रॉफिट कमाया है, जिस दिन वो प्रॉफिट आया उसके पास, उस दिन दूसरा कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, यानी कि उस प्रॉफिट को भी प्लेंटिफ को नहीं दिया बल्कि उसने अपने पास ही रख दिया। तो दो कॉज ऑफ एक्शन है, लिहाजा अगर उसने पोजेशन के लिए सूट फाइल किया तो वो आगे जो है वो मेंसने प्रॉफिट के लिए सूट फाइल कर सकता है। अ सूट फॉर प्रीएम्पशन आफ्टर अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट अगर फॉर एग्जांपल डिसमिस हो जाए तो प्रीएम्पशन का सूट फाइल किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर था वो ऑर्डर 2 रूल 1 और रूल 2 के मुताल्लिक था। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को इस लेक्चर से फ़ायदा हुआ है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ये जो लेक्चर है ये शेयर करें ताकि उनको भी वक्त पर और सही नॉलेज उनको भी हासिल हो। तो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।